देखिए, दोनों में जब अटल जी की सरकार थी और जब हमने परमाणु विस्फोट किया था उस समय जो आर्थिक सैंक्शन लगे थे और अभी है, दोनों के बीच में एक मौलिक अंतर है। उस समय प्रतिबंध ये नहीं लगाया गया था कि आपको तेल की सप्लाई कर दिया जाए। नहीं, महंगा नहीं, तेल की सप्लाई रुक जाना। हाँ, बिल्कुल ठीक। देखिए, ये अभी जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है इस बात के लिए नहीं है क्योंकि तेल महंगा हो जाएगा, $140 चला जाए, तेल पहुंचे ही नहीं, ये डर सता रहा है कि जल डमरू मध्य से आपके आवाजाही जहाजों का बंद है। ये डर अपने आप में ज्यादा है। खपत कम कीजिए। खपत कम कीजिए, क्योंकि आप रिजर्व जो है वो 2 महीना से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते हैं। 2 महीना से ज्यादा यदि आप रिजर्व नहीं रख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका रिजर्व तो डिप्लीट करेगा। और 2 महीने में खत्म हो गया ना चुनाव के दौरान। सर ऐसा है, उस बीच में आते भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तेल अभी तक तो ठीक चल रहा है। आप मुझे बताइए, अभी तक मैं अपने एग्जांपल से संकट जब आज तक मुझे बात ही दूसरी कह रहा हूं। पेट्रोल लेने के लिए कोई दिक्कत विजय जी, ना मैंने पेट्रोल पंपों पे विजय जी मैं संकट ही नहीं है। विजय जी, जब वो संकट नहीं, और जो सबसे बड़ा संकट 1 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। सर एक बात इस पर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि तेल कंपनियों का घाटा क्या होता है और कौन इसका मालिक है। बताइए कौन है? हर्ष जी ज्यादा समझा सकते होंगे कि तेल कंपनियां सरकार की कंपनियां, समझे, इसमें तेल कंपनियों को मत डालिए। जब आपको तेल का दाम बढ़ाना, सारी सरकार की है, सरकारी भर रही है। मैं कह रहा हूँ घाटा सरकारी भर रही है। तो तेल कंपनियों को क्यों ले रहे हैं? मैं कह रहा हूं जब आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया अभी बीच में टैक्स को, फर्क क्या है? 35% टैक्स लगता है पेट्रोल पर जो सरकार खजाने में ले रही है, उसमें राज्य सरकारें भी शामिल है, केंद्र सरकारें भी शामिल है। मुनाफा कितना है कंपनियों का? 10 से 12%। फिर एक काम होता है, जो एक नियम बनाया गया जब ये हमने वो किया, उसको डीरेगुलेट किया मार्केट को, तो कहा गया कि हर दिन रात को 12 बजे उसकी मार्केट रेट रखी जाए, मार्केट उसमें सामने की जाए। वो नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? उसको देखें कि भाई कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। और तेल कंपनियों का मुनाफा, तेल कंपनियों का नुकसान, तेल कंपनियों से मिलने वाला टैक्स, इस सब का हिसाब एक दिन बैलेंस शीट को रख दे सरकार, तो फिर समझ में आए कि किसका घाटा हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। नहीं, अभी जो समीर जी ने मुझे बताया मैंने मिस कर दिया था, वो हरदीप पुरी जी का बयान, और वो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के कल के बाद आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वही बात उन्होंने बताया कि इस तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान तेल कंपनियों को हो गया है, और सरकार ने क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घटाई हुई है तो उससे हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा हो रहा है। मतलब जो पैसा आता था वो नहीं आ रहा है। और ये अंडर रिकवरी जो तेल कंपनियों की है, ये 2 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही है, 2 लाख करोड़ रुपए की तरफ बढ़ रही है। तो ये वो बेसिकली, और इस पर सरकार के सारे मंत्री भी मैंने देखा, मुख्यमंत्री भी, जैसे मैं उनका देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट देख रहा था, अमित शाह जी ने भी इस पर पोस्ट किया है। सो बेसिकली एक माहौल तो बन रहा है। वही अब पेट्रोलियम मंत्री क्यों बता रहे हैं कि इतना घाटा हमको हो रहा है? मोदी जी ने अगर केवल तेल बचाने की चिंता नहीं है। देखिए, 2-3 बातें हैं और इसको गंभीरता समझना इसलिए जरूरी है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होगा, इसकी भी जरा चर्चा करनी चाहिए। हम अभी कल ही भोपाल से लौटे तो अभी भी न फ्लाइट में कोई जगह सीट खाली है, न कहीं किसी रोड पर कोई टोल पड़ा, कतार, सब कुछ नॉर्मल है। इसका मतलब सरकार ने अभी तक बहुत अच्छा मैनेज किया। तो अभी अच्छा मैनेज किया तो चुनाव के बाद क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि भारत ने जो अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, वो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हम जो जिसको $100-105 कह रहे हैं, हम वो नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से जो हम लेके आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह से प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए? हर सरकार अपील करती रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि सोना, मैं तो आपको 10 प्रधानमंत्री, लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। देखिए, जब इस तरह की अपील होती है तो उससे बेहतर होता है, जैसे कल ही मतलब किसी, इसलिए नहीं कि वो मोहन यादव के संदर्भ से मैं कह रहा हूं, क्योंकि भोपाल से मैं लौटा तो इसलिए उस संदर्भ से बता रहा हूं। मुझे पता चला कि मोहन जी अधिकांशतः उज्जैन रहते हैं और हेलीकॉप्टर से आते हैं, और उसका जो राजकीय विमानतल है वहां से रूट लगता है और वो चले आते हैं भोपाल में, जो कार्यक्रम होता है करके चले जाते हैं। हर राज्य में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, वो सब हेलीकॉप्टर से, राजकीय विमान से घूम रहे हैं। जो, और इसमें एक अच्छा है, जैसे हम लोग गिरिराज जी की चर्चा गलत संदर्भों में ही करते हैं कि उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम बयान दे दिया। आज गिरिराज जी ने खरीद ली है ईवी कार। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा तो हमने ईवी खरीद लिया, हमारे पास पहले पेट्रोल वाली थी, अब हम उसको छोड़ लें। ठीक है, जब सरकार में बैठे लोग ये करेंगे। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैं आज भी मानता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी की जैसी अपील है वैसी किसी की नहीं रही।
लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, लोगों ने खाना बंद कर दिया था। इंदिरा जी ने युद्ध के समय में गहने की, लेकिन सामान्य स्थिति में सिलेंडर की सब्सिडी छुड़वा देना, ट्रेन की सब्सिडी छोड़, सब मोदी जी करा लेते हैं। लेकिन मोदी जी सरकार भी ये करती हुई दिखे, सरकार भी ये करती हुई दिखे। एक बात जरूर आई। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस मान लीजिए कहती है कि भाई 10 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया तेल बेच के सरकार ने मुनाफा कमाया, ये कहा जाता है। अभी भी आप वही बात कर रहे थे ना, और अभी भी आपने बताया कि आप जो 1 लीटर तेल खरीदते हैं 10 टाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। 10 टाइम्स। अग्रीड, सरकार ने खर्चा भी किया, कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि जो आप तेल 1 लीटर खरीदते हो उसमें कितना % टैक्स दे रहे हो, केवल आप लागत ही नहीं भर रहे हो ना, उसमें टैक्स भी भर रहे हो। तो वो सरकार और कंपनियां उसको कमा रही हैं। सवाल केवल इतना है, अब क्या जैसे अभी 3 महीने 3.5 महीने सरकार ने कोई कॉस्ट पास ऑन नहीं की है, क्या ये सस्टेनेबल है आने वाले वक्त? कतई सस्टेनेबल नहीं है, कतई नहीं। और मेरा तो उस वक्त भी ये मानना था, और मैंने तो कहा ही कि अप्रिय निर्णय सरकार चुनाव के समय, कोई पार्टी चुनाव के समय में नहीं लेती है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। ये संभव नहीं कि आप रोज कहेंगे अच्छा चलो ये डाल देते हैं हम पैसा। कब तक डालते रहेंगे? ये पॉसिबल नहीं। बेहतर ये है आपूर्ति सुनिश्चित रहे, सब कुछ सामान्य चले, कीमतें बढ़ेंगी तो उसके लिहाज से अपनी खपत खुद ही लोग कम करें। खपत कम कीजिए और दाम तो सरकार। अच्छा, मैंने वो इंडक्शन खरीद लिया, मैं बता दूं, मैं इंडक्शन आप और गिरिराज सिंह जी ने, आप और गिरिराज सिंह जी ने दोनों ने तुरंत फैसला किया। अच्छा एक सेकंड, अब इस सब का जो जननी है वो तो है ये युद्ध, तो इसका क्या हुआ, इसमें अभी क्या चल रहा है वो आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो अभी कोई सूरत नहीं निकल रही है हल की। तेहरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो कुछ कंसेशंस देने के लिए तैयार है। और ट्रंप को उसने ये प्रस्ताव पहले भी दिया था, लेकिन एक बार फिर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। अच्छा, इस बीच में यहाँ तो हम तेल कम करने की अपील हो रही है, खपत की कम करने की अपील हो रही है। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान ने अब उसका जो खार्ग आइलैंड है उसके पास एक बहुत बड़ा तेल रिसाव का देखा गया कि तेल यहां समंदर में बह रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में समंदर में फैला तेल साफ नजर आ रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक दबाव की वजह से ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ा है। कई तेल टैंकर फंसे हुए हैं और देश के पास अब तेल स्टोर करने की जगह नहीं है। यहां लोगों को तेल मिल नहीं रहा और उसको स्टोर करने की जगह नहीं मिल रही है। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि उसने ये लाखों लीटर तेल जो है इसको उसने समंदर में बहा दिया है। ट्रंप क्या कहते थे कि तेल निकालना ना एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, वो आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप वो तो एक तेल निकल रहा है और दुनिया में बिक रहा है, यूज भी हो रहा है, तो वो एक निरंतरता थी उसके अंदर। अब जब उसका तेल जो है उस मात्रा में बिक नहीं पा रहा, तो वो प्रोडक्शन तो हो जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये 3 हफ्ते में अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने के अंदर वो फट जाएंगी सब पाइपें, डैमेज हो जाएगा सब कुछ। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि प्रोडक्शन अभी भी ईरान की जारी है और उसके पास स्टोर करने की जगह नहीं है। तो ये संकट बना ही हुआ है अभी, उसके बीच में हम ये सारी बातें कर रहे हैं समीर जी। और ये बहुत बड़ा मतलब पर्यावरण का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा अगर समुद्र में इस तरीके से तेल छोड़ेगा, तो वहाँ मतलब किस तरीके से संकट उत्पन्न होगा। मुझे लगता है कि ट्रंप अभी भी और युद्ध रुक नहीं रहा और ट्रंप किसी भी तरीके से कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। ईरान भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो दोनों लड़ रहे हैं उसके चक्कर में पूरी दुनिया इसी तरह परेशान होती रहेगी तेल को लेके, जो आज भारत परेशान होने की स्थिति पे चला गया और दुनिया के तमाम देश हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि भाई अब ट्रंप को भी बहुत स्पष्ट भाषा में समझाया जाए, ईरान से भी कहा जाए कि इस तरीके से दुनिया नहीं चल सकती। तमाम दुनिया के देश परेशान हो रहे हैं। अमेरिका इस बात को जानता है। अमेरिका के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है, पाकिस्तान में 50% है, अमेरिका में बढ़ गई है, दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। भारत में जरूर भारत सरकार ने अभी इस कीमतों को बढ़ने नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया वो इस दिशा के इंगित करता है कि भाई फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में कोई शांति समझौता और युद्ध रुकने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। यह स्थिति लंबे खिंचने वाली है, भारत सरकार को ही लगता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की जो लंबा युद्ध चलने वाला है, कुछ महीने तो मान के चले। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस स्थिति को भांप लिया और इसलिए देशवासियों से कहा है कि आप अपनी जरूरतों को कम करें, क्योंकि फिलहाल जहां से हमें तेल मिलता था, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई तेल के कुएं नहीं है कि हम खुद तेल निकालें, हम दूसरे पर निर्भर है। तो
तो हमारी निर्भरता दूसरों पे और हमारे पास सप्लाई नहीं आएगी तो देश को सफर करना पड़ेगा, तो अपनी जरूरतों को कम करें। मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ना चाहिए कि ट्रंप जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर वो कल फिर इमरान पर हमला कर देते हैं और फिर 15 दिन महीने भर के लिए अगर जल डबरू मध्य में या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलना बंद हो जाते हैं तो दुनिया में और भारत के लिए और एशिया के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा होगा। अगर हमारे यहाँ वो एक्चुअली इलेक्शन के चक्कर में इसकी कवरेज भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई संकट नहीं हो रहा तो मतलब तेल कहीं से तो आ ही रहा है। त्रिपाठी जी ने बताया कि वो डाइवर्सिफाई किया हुआ था, वो हम यहाँ से 40-45% तेल इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेते थे और देशों से आ रहा होगा, तो आपूर्ति अभी तक तो मेंटेन्ड है। मेजर प्रॉब्लम कॉस्ट है। अब सर ये मुझे बताइए कि ये जंग रुकने के जो प्रयास चल रहे हैं, कहीं अभी तक लग रहा है आपको कि कुछ कामयाबी मिल सकती है? अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को CIA ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि 39 दिन 39 डेज तक नाकेबंदी जो है वो ईरान झेलने में समर्थ है पूरी तरीके से। उसके बाद ही उसके नाकेबंदी का कोई असर होगा। 39 डेज तो काफी हफ्तों से तो करीब करीब मुझे लगता है उसके नज़दीक पहुंच रहा है। तो अभी 39 डेज मुझे नहीं लगता है, लगता है 20-25 दिन हुआ होगा। तो इंतज़ार कीजिए कि 20-25 दिन बाद क्या ईरान का स्टैंड में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जो नाकेबंदी है उससे कहा यह जा रहा है कि लॉस ईरान का जितना हो रहा है उससे ज़्यादा पूरी दुनिया का लॉस हो रहा है। और ईरान कम से कम 39 दिन तक इस नाकेबंदी को झेलने में समर्थ है। उसके बाद उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर उसका असर पड़ सकता है। अब उसके बाद या तो वो झुकेगा या फिर जंग के लिए जाएगा। और अमेरिका भी मुझे लगता है कि दोनों अभी प्रिपरेशन के मुद्रा में है। दोनों ये मानते हैं कि यदि नहीं होगा तो फिर से दोबारा जंग शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है। एक ब्रेक ले लेते हैं। वैश्विक संकट का चीन पर भी कोई असर पड़ा क्या? मैं गया नहीं चीन। हाँ, पड़ा है सर। तेल के दाम और वो सब बढ़ा। ये अच्छा किया ये सवाल। चीन ने तेल के दाम बढ़ाए 13 मई से। चीन में अमेरिका ने दोनों ने तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए। चीन में 11% उसी वक्त कीमतें बढ़ गई थी। इधर का चेक नहीं किया इसलिए लेटेस्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन चीन में 11% उसी दौरान बढ़ गई थी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे थे कि यहां कोई कीमतें नहीं बढ़ी, चीन में ही बढ़ गए।